हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर जिसके अंतर्गत हमारे तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करेंगे, जहाँ हम देखते हैं कि मनोविज्ञान के अंतर्गत सारी चीज़ें हमारे सारी क्रियाएं सारे व्यवहार हमारे मस्तिष्क से संचालित होते हैं। तो मस्तिष्क के कौन कौन से अंग हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, किस तरह से वो क्रियाएँ करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तंत्रिका, जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, इसको हम हिंदी में स्नायु भी कहते हैं। न्यूरॉन क्या है? एक तरह से ये तंत्रिका के लंबे प्रक्रम हैं जो एक संरचनात्मक तथा प्रक्रियात्मक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। इनको हम न्यूरॉन कहते हैं। यानी कि हमारे मस्तिष्क में लगभग 12 अरब न्यूरॉन पाए जाते हैं हमारे पूरे शरीर के अंतर्गत, जिसमें से 10 अरब हमारे मस्तिष्क के अंतर्गत होते हैं। सबसे लंबा न्यूरॉन कौन सा होता है? मस्तिष्क से लेकर के जो हमारे एड़ी तक जाता है वो हमारा सबसे बड़ा न्यूरॉन होता है। सारी क्रियाएं, हमारी सारी सूचनाएं जो हैं किसी भी अंग तक जानी हो वो तंत्रिका के माध्यम से ही जाती है। मस्तिष्क सूचना पहुंचाता है। हमने स्कूल में भी पढ़ा होगा ज्ञानेंद्रियों के बारे में कि जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो सूचनाएं हमारी पहले मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। मान लीजिए पाँव में कोई कांटा चुभ गया तो पाँव से जो है तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका होगी, वो मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाएगी और उसके पश्चात मस्तिष्क हमारे वापस दूसरी तंत्रिका के माध्यम से पाँव तक सूचना पहुंचाएगा कि भाई कांटा चुभ गया, आप पाँव को ऊपर उठा लो। तो इस तरह से तो यहाँ हमें देखना है कि तंत्रिका किस तरह की होती है, उसकी क्या संरचना होती है और क्या उसका काम होता है। तो संरचनात्मक रूप से जो तंत्रिका होती है उसके 2 हिस्से होते हैं। एक को हम शरीर कोश कहते हैं या सेल बॉडी कहते हैं। दूसरा हिस्सा होता है उसके प्रक्रम, जो उसके शाखाएं निकली होती हैं। ये शाखाएं 2 तरह की होती हैं। छोटी छोटी शाखाएं होती हैं वो उसकी डेंड्राइट कहलाती हैं, और एक लंबी शाखा निकलती है उसको एक्सॉन कहते हैं, या उसको हम एक्सॉन कहते हैं, जिसको अक्षतंतु कहते हैं। डेंड्राइट जो है या डेंड्रोन जो है उसको ध्रुमाशय कहते हैं और एक्सॉन को अक्षतंतु कहते हैं। न्यूरॉन जो है विभिन्न प्रकार के उत्तेजकों को विद्युत या आवेग में बदल देता है। एक तरह से जैसे हमारे बिजली का करंट तारों में दौड़ता है ना, इसी तरह से कोई संवेदना आती है तो उन न्यूरॉन के अंदर जाती है, उसको हम आवेग कहते हैं। जैसे विद्युत या आवेग आता है, जो उत्तेजना आती है उसको वो एक तरह से करंट की तरह से उसको प्रवाहित करता है, और वो करंट हमारे जिसमें इस कारण जो है उसको बायोलॉजिकल उसको ट्रांसड्यूसर कहते हैं। न्यूरॉन का आकार समान नहीं होता, अलग अलग तरह के न्यूरॉन होते हैं। कोई गोलाकार होते हैं, कोई बहुभुजाकार होते हैं। इनका आकार जो है 5 से 12 माइक्रोन तक, जिसको म्यू कहते हैं, इसकी इकाई न्यूरॉन तक होता है। इसका जो शरीर कोश होता है उसके अंतर्गत, जिसको हम सेल बॉडी कहते हैं, उसके अंतर्गत हमारे साइटोप्लाज्म, जो कोशिका द्रव्य होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, वो भरा होता है। आपने स्कूल में पढ़ा है कोशिका की संरचना। उसी तरह से ये भी एक तरह की कोशिका है जिसको हम तंत्रिका कोशिका कह सकते हैं। इसके सेल बॉडी में या शरीर कोश में कोशिका द्रव्य भरा होता है। उस कोशिका द्रव्य के अंतर्गत एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम केंद्रक कहते हैं। छोटे छोटे तंतु पाए जाते हैं, गोल्जी बॉडी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत पाई जाती हैं। उस सेल बॉडी के चारों ओर छोटे छोटे शाखाएं निकली होती हैं जिनको हम ध्रुमाशय कहते हैं। जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं, इस जो सेल बॉडी है इसके चारों तरफ 6-7 छोटी छोटी शाखाएं निकली हुई हैं जिनको हम डेंड्रॉन कहते हैं, और उन छोटी छोटी शाखाओं पे और छोटी छोटी शाखाएं निकली हुई हैं जिनको हम डेंड्राइट कहते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक लंबा शाखा निकली हुई है, उस लंबी शाखा को हम एक्सॉन कहते हैं,
और जहाँ से द्रुमाशय जो एक्सॉन जो है वो सेल बॉडी से जहाँ से जुड़ा होता है उस हिस्से को हम एक्सॉन हीलियोक कहते हैं, जहाँ से एक्सॉन आगे बढ़ता है, लंबा तंतु के रूप में, शाखा के रूप में निकलता है और लास्ट में उसमें और कई शाखाएं निकलती हैं। इन शाखाओं को हम एक्सॉन टर्मिनल्स कहते हैं, अक्ष तंतु कहते हैं, अंतिम अक्ष तंतु इनको कहा जाता है। और ये अंतिम अक्ष तंतु होते हैं, इन अक्ष तंतुओं में बिल्कुल इन लास्ट जो इनके एंड होते हैं इनको एक्सॉन टर्मिनल कहा जाता है और ये कटोरी नुमा होते हैं। इन कटोरी नुमा के अंतर्गत कुछ द्रव्य भरा होता है। ये द्रव्य दूसरे न्यूरॉन के संपर्क में आता है। पूरी लंबा एक न्यूरॉन जो होता है वो दूसरा न्यूरॉन शुरू हो जाता है। सेम संरचना इसी तरह की होती है, आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। सिर्फ वो तंत्रिका, जब भी कोई आवेग आता है तो इन तंतुओं से उस आवेग के कारण जो इनमें द्रव्य भरा हुआ रहता है वो बाहर निकल जाता है और उसके बाहर निकलने से वो आवेग दूसरे तंतु में चला जाता है। जैसे अगर हम ये देखें कि अगर हमने कहीं बिजली पानी गर्म करने की रॉड होती है, पानी गर्म होता है उस रॉड से, अगर हम उसमें हाथ लगा देते हैं तो उसका करंट हमारे अंदर आ जाता है ना। इसी तरह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में करंट प्रवाहित जो होता है वो इन एक्सॉन टर्मिनल्स में जो द्रव्य भरा होता है उनके बाहर निकलने से आ जाता है। इस अक्षतंतु की संरचना में आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे जो आपको ये हरे हरे ब्लॉक से दिखाई दे रहे हैं, ये एक तरह से श्वान कोशिकाएं। इसके ऊपर ये एक प्रोटीन की लेयर होती है। ये प्रोटीन की लेयर इस अक्षतंतु में एक तो प्रवाह जो है, जैसे हमारे तार होते हैं बिजली के, उन पे वायर, प्लास्टिक का वायर होता है रबड़ का, ताकि उसका जो करंट जा रहा है वो सही फ्लो में जाए, बीच में बाहर उसमें कोई छिजत नहीं हो। इस तरह यहाँ पे भी कि जो हमारा आवेग जा रहा है वो सही तरह से जाए और उसमें कोई रुकावट नहीं हो, उसका आवेग जो है बराबर बना रहे। इसलिए इसको हम माइलिन शीट कहते हैं। ये शीट लगी होती है इसकी ये सुरक्षा करने के लिए, और इसमें बीच बीच में जगह बनी हुई है जिसको हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। इन नोड जो माइलिन शीट्स हैं इसके अंदर कुछ कोशिकाएं हैं जिनको हम स्वान कोशिकाएं कहते हैं। जो केंद्रीय कोशिका द्रव्य जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसमें एक केंद्रक है जो गोलाकार केंद्र में स्थित होता है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, आरएनए और डीएनए भी होते हैं। कोशिका द्रव्य से कोशिका को पोषण मिलता रहता है और प्रोटीन का संश्लेषण होता रहता है। गोल्जी बॉडीज़ जो होते हैं वो डेंड्राइट तक फैले होते हैं। डेंड्राइट जो है ये, इनके ऊपर कोई आवरण नहीं होता। जैसा हमने देखा कि अक्षतंतु है उसके चारों तरफ माइलिन शीट का आवरण होता है, और लेकिन द्रुमाशय जो है उनके ऊपर किसी तरह का माइलिन शीट का आवरण नहीं है। और ये दूसरी तंत्रिका से, दूसरी जो तंत्रिका है उसके जो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं उनसे सूचनाएं ग्रहण करने वाला इसको माना जाता है। एक्सॉन के जो टर्मिनल बिंदु होते हैं उनको टर्मिनल बटन्स या एंड बटन्स कहते हैं, और ये कटोरी नुमा होते हैं। इनके अंदर जो द्रव्य भरा होता है, कई तरह के अलग अलग द्रव्य उसमें भरे होते हैं, जैसे गाबा, सेरोटोनिन, डोपामाइन, ACH। अगर एक्सॉन से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए अगर कुछ शाखाएं निकलती हैं तो उनको कोलेटरल या समपार्श्व कहा जाता है। यानी कि इसी के साथ एक और दूसरी शाखा अगर 90 डिग्री के कोण पे एक बड़ा और तंतु निकल जाता है, वो भी एक्सॉन जैसा ही होता है, तो उसको दो शाखा, एक शाखा की जगह दो शाखाएं हो जाती हैं उसमें, और उसको समपार्श्व, पार्श्व का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बगल में, उसके एक एक्सॉन के बगल में ही दूसरा एक्सॉन भी निकल जाता है। और जो माइलिन शीट होती है वो इंसुलेटर का काम करती है। एक्सॉन पर बीच बीच में कहीं जहाँ माइलिन आवरण नहीं है उसको नोड ऑफ रेनवियर भी कहते हैं। एक्सॉन की सुरक्षा के लिए जो माइलिन शीट है इसको न्यूरोलेमा भी कहा जाता है। ये थी तंत्रिका की संरचना। उसके बाद आता है तंत्रिका के प्रकार। तंत्रिका के प्रकार
तंत्रिका के प्रकार अलग अलग आधारों पर बताए गए हैं। सबसे पहले स्नायु प्रक्रमों के आधार पर, यानी कि कितने तरह के उस पर जो शाखाएं निकली हुई हैं, प्रक्रम निकले हुए हैं, एक्सॉन और डेंड्रॉन, उनके आधार पर 3 प्रकार की तंत्रिका होती है। एक ध्रुवीय तंत्रिका, द्विध्रुवीय तंत्रिका और बहुध्रुवीय तंत्रिका। एक ध्रुवीय तंत्रिका में सिर्फ एक संवेदी न्यूरॉन होता है जिसमें एक ही प्रक्रम निकला होता है, यानी कि एक ही तार निकला होता है। द्विध्रुवीय प्रक्रम जिसमें 2 प्रक्रम होते हैं, यानी सेल बॉडी, जहाँ एक ध्रुवीय में सिर्फ सेल बॉडी होती है और एक प्रक्रम निकला होता है। उसी तरह द्विध्रुवीय में सेल बॉडी के एक और डेंड्राइट होता है और दूसरी ओर एक्सॉन होता है। बहुध्रुवीय तीसरा प्रकार है जिसमें बहुत सारे प्रक्रम होते हैं, एक एक्सॉन होता है और अनेक डेंड्राइट होते हैं, और ये सभी संयोजक न्यूरॉन जो हैं वो संयोजक कनेक्टिंग जो होते हैं वो इसी प्रकार के बहुध्रुवीय होते हैं। दूसरे प्रकार जो है वो एक्सॉन के आधार पर बताया गया। एक्सॉन के आधार पर 2 तरह के तंत्रिकाएं होती हैं। पहली तंत्रिका गोल्जी 1 कहलाती है और दूसरी तरह की तंत्रिकाएं गोल्जी 2 कहलाती हैं। गोल्जी 1 में इनकी लंबाई ज़्यादा होती है और ये मुख्यतः हमारे CNS तथा PNS, CNS यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाई जाती हैं। दूसरी जो गोल्जी 2 तंत्रिकाएं होती हैं वो छोटी होती हैं तथा झाड़ीनुमा होती हैं और सिर्फ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु में ही पाई जाती हैं। इसी के आधार पर, कार्य के आधार पर तंत्रिकाएं 3 प्रकार की होती हैं: संवेदी, प्रेरक और साहचर्य। संवेदी, जैसा कि नाम है, ये संवेदी अंगों से मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तक सूचनाएं पहुंचाती हैं, संदेशों को पहुंचाती हैं। प्रेरक, जिनको हम गतिवाही भी कहते हैं, ये मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से पेशियों तथा ग्रंथियों तक संदेश पहुंचाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया या प्रतिक्रिया कर पाता है। तीसरे तंत्रिकाएं हैं साहचर्य। ये मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु दोनों में पाई जाती हैं और ये तंत्रिकाएं संवेदी न्यूरॉन से लाई तंत्रिका आवेग को ग्रहण करती हैं और प्रेरक न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम करती हैं, यानी कि ये संवेदी और प्रेरक दोनों के बीच में साहचर्य स्थापित करती हैं, दोनों तरह के काम ये करती हैं। चौथा प्रकार हमारा है आवेग संप्रेषण की प्रकृति के आधार पर, यानी कि किस तरह का जो आवेग है उसका संप्रेषण कैसा होगा, उसके आधार पर तंत्रिकाओं के प्रकार बताए गए हैं। ये 2 तरह की होती हैं: सहायता परक तथा अवरोधी तंत्रिका। सहायता परक यानी फैसिलिटेटरी, ये न्यूरॉन या स्नायु तंत्रिकाएं जो होती हैं वो ACH, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स का स्राव करती हैं और आवेग के प्रसारण में सहायता करती हैं। दूसरे प्रकार की स्नायु तंत्रिकाएं वे हैं जिसमें गाबा नामक न्यूरोट्रांसमीटर का स्राव होता है और ये आवेग संप्रेषण में बाधा पहुंचाने का काम करती हैं। 5वां और अंतिम प्रकार है आकार के आधार पर तंत्रिका के प्रकार। आकार के आधार पर 2 प्रकार की हमारी तंत्रिकाएं होती हैं: छोटे न्यूरॉन और बड़े न्यूरॉन। छोटे न्यूरॉन के अंतर्गत जैसे ग्रेन्यूल, स्पिंडल तथा सैटेलाइट, और बड़े न्यूरॉन जैसे पुरकिंजे सेल्स, पिरामिड सेल्स, गोल्जी 1 सेट्स। तो ये हमारे 5 तरह से न्यूरॉन के प्रकार थे। तो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र की संरचना तथा उसके कार्यों के बारे में।